अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर से जो है ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ये जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। तो ट्रांसलोकेशन कहते हैं तरसील को, ऑफ फूड मतलब कि खुराक की, इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर, मतलब कि पौधों के अंदर जो खुराक की ट्रांसपोर्ट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, वो कैसे होती है ये आज हमने देखना है। तो सबसे पहले आपने समझना है, याद रख लेना है कि जो प्लांट्स के अंदर फूड है, शुगर है, स्क्रोज है, उसकी जो ट्रांसलोकेशन होती है वो प्लांट के अंदर जिस चीज़ में से होती है उसको हम कहते हैं फ्लोएम। तो इसलिए सबसे पहले हमने बात करनी है किस चीज़ की, फ्लोएम के स्ट्रक्चर की, मतलब कि फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पहले इस चीज़ को देखेंगे। तो ज़हन में रखिएगा कि ये जो फ्लोएम है ये वास्कुलर टिश्यू है। प्लांट के अंदर वास्कुलर टिश्यू मैंने बताए थे, उनमें एक जाइलम एक फ्लोएम था। एक जाइलम जो था वो हमने पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो ये जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट करता है, तरसील करता है, भेजता है ऑर्गेनिक फूड को, मतलब जिसको आप शुगर कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक फूड है, जो शुगर है, वो ट्रांसपोर्ट होती है, उसकी तरसील होती है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, के पौधों के बॉडी के अंदर जहाँ पर खुराक बनती है, शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसको हम लीफ कहते हैं। तो लीफ से, पत्तों से प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर जो खुराक की या ऑर्गेनिक फूड की या शुगर की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस चीज़ की मदद से होती है, फ्लोएम की मदद से होती है। तो अब इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फ्लोएम है वो पाया कहाँ पर जाता है, तो प्लांट के अंदर जिसको हम कहते हैं मतलब वास्कुलर बंडल, तो वास्कुलर बंडल की बैरूनी साइड पे जो है फ्लोएम देखने को मिलता है। और वो पौधे जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब कि पौधे जो हैं या दरख्त मोटे हो जाते हैं, तो उनके अंदर फ्लोएम जो है वो उनकी इनर बार्क को, मतलब कि अंदरूनी छाल को बनाता है। तो इस तरह अगर इसके कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो इसके कंपोनेंट होते हैं चार। एक को हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरे को हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, तीसरे को हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथे को हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर्स। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं फ्लोएम के स्ट्रक्चर में। तो एक एक चीज़ को हमने देखना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात करें अगर सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स दरअसल मेन सेल्स हैं प्लांट के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर को। और इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर हैव सीव एरियाज़, मतलब कि इनके पास सीव एरियाज़ होते हैं, मतलब कि सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर ऐसे एरियाज़ होते हैं, ऐसे इलाके होते हैं जिनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सीव ट्यूब एरियाज़। मतलब कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऐसे मेन सेल्स हैं जो पौधों के अंदर शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इनके पास पोर्स रखने वाले छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जिनको हम सीव एरियाज़ कहते हैं। और ये जो सेल हैं उनमें से एक सेल दूसरे सेल के साथ, मतलब एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, इसी तरह एंड हर एक सेल का एंड अगले सेल्स के साथ जुड़ता चला जाएगा और लंबी ट्यूब्स बना देगा। और ये जो आपके पास सीव ट्यूब एलिमेंट हैं ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, अकेले नहीं रह सकते, इसलिए इनको और सेल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल्स का नाम देते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास थी सीव ट्यूब एलिमेंट्स। उसके बाद हैं कंपेनियन सेल्स। अब ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये क्लोजली अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ, और जिस चीज़ की मदद से आपस में जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और इसी तरह जो कंपेनियन सेल्स हैं वो सीव ट्यूब्स एलिमेंट को एटीपी और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह ये हेल्प करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ शुगर, मतलब कि शुगर को लोड करना है या नहीं करना, तो ये कौन डिसाइड करेगा, कंपेनियन सेल्स डिसाइड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये स्टार्च को, शुगर को, रिजन्स को, लेटेक्स को, म्यूसिलेज को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टोर करने में हेल्प करता है। इसी तरह अगर देखा जाए, मतलब कि इन तमाम चीज़ों को स्टोर कौन करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इसी तरह ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये हेल्प करते हैं डिफेंस में एंड वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन में पानी की मतलब कि पानी को भेजने में, पानी के प्रेशर को मेंटेन करने में, और इसी तरह पौधों को डिफेंस करने में या सीव ट्यूब एलिमेंट को डिफेंस करने में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। इसी तरह लास्ट में है फ्लोएम फाइबर्स। अब ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब अगर इन चीज़ों को हम डायग्राम की मदद से देखें, कंपोनेंट्स देखें, ये है आपके पास सारे के सारे कंपोनेंट फ्लोएम के।
यहाँ पर ये मैंने सबसे पहले बताई थी, ये है आपके पास सीव ट्यूब प्लेट, ये सीव ट्यूब प्लेट हैं और ये क्या होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट होंगे और इसी तरह इनके अंदर जो पोर्स थे छोटे छोटे, उनको हमने क्या बोला था, सीव ट्यूब एरियाज़, मतलब कि ये सीव ट्यूब एरियाज़ होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं। ये आपके पास क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं किस चीज़ के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ। इसी तरह इनके साथ ये वाले सेल्स, इनको हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, और ये आपको नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, ये अलहदा, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर्स का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनता है, फ्लोएम का। इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम कंपोनेंट कहते हैं, जो कि किस चीज़ के कंपोनेंट हैं, फ्लोएम के। अब इसी तरह अगर ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज़्म देखा जाए कि ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, खुराक को कैसे भेजा जाता है, तो एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। तो जो पौधों के अंदर खुराक है, ज़्यादातर जो स्क्रोज है वो फ्लोएम की मदद से मूव करती है। इस खुराक की ट्रांसलोकेशन के लिए थ्योरीज़ बनाई गई थी, उनमें पैसिव थ्योरीज़ भी हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो पैसिव थ्योरी है, मतलब कि वो थ्योरीज़ जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, इस थ्योरी के मुताबिक कि डिफ्यूजन जो है, आपको पता है डिफ्यूजन की मदद से जब मूवमेंट होती है तो मादा जात की तरसील होती है ज़्यादा से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, और इसी तरह वहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। तो अगर डिफ्यूजन को देखा जाए कि डिफ्यूजन के मुतालिक जो थ्योरी थी कि मालिक्यूल्स, अगर खुराक के मालिक्यूल्स डिफ्यूजन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो पौधों के अंदर अगर 1 मीटर तक सफ़र करना पड़ा, मतलब कि खुराक की ट्रांसपोर्ट अगर 1 मीटर तक हो तो 8 साल लग जाएं। अब आपको पता है पौधों के अंदर तो 8 साल के लिए खुराक एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाएगी, तो वो तो गलत होगा, इसलिए डिफ्यूजन को रिजेक्ट कर दिया गया था। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 1 मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1 मीटर जो है ट्रांसपोर्ट होती है, स्पीड होती है ट्रांसपोर्ट की, खुराक की। तो इसलिए ये जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस था, डिफ्यूजन वाली थ्योरी थी, उसको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट की एक्सप्लेन या इसकी वजाहत नहीं कर सकती। इसलिए जो हमारे पास एप्लीकेबल थ्योरी पेश की गई है, जो आजकल जो है वो जिसको बेहतर समझा जाता है, माना जाता है, वो है हमारे पास प्रेशर फ्लो थ्योरी। एक एक पॉइंट समझेंगे। प्रेशर फ्लो थ्योरी भी कहते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म भी कहते हैं, और इसको मास फ्लो थ्योरी का भी नाम देते हैं। और ये जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है, इसको अर्नेस्ट मॉन्च ने 1930 के अंदर पेश किया था। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह शुगर जो है पौधों के अंदर ट्रांसलोकेट करते हैं सोर्स से सिंक की तरफ। अब यहाँ पर पहले आपने इस डेफिनेशन को समझना है कि ये जो आपके पास थ्योरी है, ये बताती है कि पौधों के अंदर सोर्स से सिंक की तरफ शुगर या खुराक किस तरह ट्रांसलोकेट करती है, किस तरह मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर आप एक एक पॉइंट समझेंगे कि दिस मूवमेंट इज़ ड्राइवन बाय, मतलब कि ये जो मूवमेंट है वो कैसे पैदा होती है, तो आप बताएंगे बाय डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सोर्स एंड सिंक, क्योंकि सोर्स और सिंक के दरमियान एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, पानी की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर जनरेट होता है सोर्स और सिंक के दरमियान। सोर्स के पास पानी ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सिंक की तरफ कम हो जाता है। तो सोर्स से सिंक की तरफ जब पानी मूवमेंट करता है तो खुराक भी सोर्स से सिंक की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर। तो इनको पढ़ने से पहले ये बात देख लेते हैं कि सोर्स और सिंक क्या है। तो सोर्स, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया, सिंक को हम कहते हैं स्टोरेज एरिया, मतलब कि पौधों के पास वो इलाका जहाँ पर खुराक बनती है उसको हम सोर्स कहते हैं, और जहाँ पर स्टोर होती है उसको हम सिंक कहते हैं। अब सोर्स की एग्जांपल पत्ता है, वहाँ पर खुराक बनती है, फोटोसिंथेसिस होती है और उसको भेजा जाता है दूसरे पार्ट की तरफ, उनको हम कहते हैं सिंक, जैसे कि फ्रूट, रूट्स वगैरह, ये सिंक के एग्जाम्पल हैं। तो हमने क्या करना है इस थ्योरी के अंदर, ये देखना है कि सोर्स से सिंक की तरफ खुराक कैसे ट्रांसलोकेट करेगी, कैसे मूवमेंट करेगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम किस में देखेंगे, प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर। अब इस डायग्राम को आपने बड़े अच्छे से समझना है, बड़े गौर से समझना है। पौधों के अंदर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो हमने यहाँ पर खुराक की जो है ट्रांसलोकेशन देखनी है। तो यहाँ पर देखें, ये पत्ता है, ये फ्रूट है, ये लीफ है, ये फ्रूट है। लीफ के अंदर आपको पता है क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सूरज है, सूरज की रोशनी पड़ेगी पत्ते पर, यहाँ पर प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। ये देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान यहाँ पर जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, मतलब कि यहाँ पर ग्लूकोज बनेगी। तो ये जो पत्ता है, लीफ है, ये इस ग्लूकोज को खुद इस्तेमाल कर लेता है, और जो बाकी ग्लूकोज बचती है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया कर दिया जाता है कि इस चीज़ के अंदर सक्रोज में, मतलब
पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज बनी, उस ग्लूकोज को इस पत्ते ने खुद इस्तेमाल किया और जो बाकी ग्लूकोज बनी उसको कन्वर्ट कर दिया गया नॉन रेड्यूसिंग शुगर में, जिसको हम स्क्रोज कहते हैं। मतलब कि अब इस पत्ते के अंदर स्क्रोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब स्क्रोज यहाँ पर बढ़ जाती है तब यहाँ से आगे की तरफ इस साइड पे जो है स्क्रोज को भेज दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बुक में एक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, तो पत्तों से खुराक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, सक्रोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से यहाँ आ जाएगी और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल्स का नाम देते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि लीफ से जो स्क्रोज है वो कंपेनियन सेल्स के पास किस तरह आ जाती है, तो आपने बताना है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए खुराक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। इसके बाद जब कंपेनियन सेल्स के पास खुराक आ जाती है तो यहाँ से इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ से खुराक कंपेनियन सेल से फिर प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से कहाँ पर चली जाती है, सीव ट्यूब एलिमेंट के पास। अब देखें सारी की सारी खुराक यहाँ पर आ चुकी है ऐसे, तो सारी की सारी खुराक यहाँ से यहाँ तक आ जाती है और यहाँ पर खुराक किस प्रोसेस की मदद से आएगी, विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। पहले यहाँ से यहाँ किस प्रोसेस की मदद से आई, एक्टिव ट्रांस की मदद से। इसी तरह फिर इन सुराखों को पास आउट करके आगे चली गई किस चीज़ की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से। अब जब यहाँ पर खुराक सारी की सारी आ जाएगी इस साइड वाले हिस्से में, और ये हिस्सा किस चीज़ का था, सीव ट्यूब एलिमेंट का। अब जब यहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर सारी की सारी खुराक आ जाती है तो यहाँ पर पानी क्या हो जाता है, कम, और खुराक क्योंकि आ गई है, सोल्यूट आ गया है, तो सोल्यूट का लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, और इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन का नाम देते हैं। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा। अब जब हाइपरटोनिक कंडीशन यहाँ पर बन जाती है तो पानी की मिकदार कम हो गई, सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर जाइलम के अंदर आपको पता है पानी मतलब बह रहा होता है, तो यहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पर तो कम हो गया क्योंकि सल्यूट आ गई। तो सल्यूट के आने की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम हो गया, पानी की ताकत कम हो गई, पानी का प्रेशर कम हो गया। तो इस साइड पे पानी ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और यहाँ से पानी जो है वो क्या करता है, ऑस्मोसिस की मदद से इस साइड से मूवमेंट करता हुआ किस चीज़ के पास चला जाएगा, सीव ट्यूब एलिमेंट के पास। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, ऑस्मोसिस की मदद से। तो यहाँ से जाइलम से पानी ऑस्मोसिस की मदद से इसमें जाएगा। अब देखें यहाँ से पानी यहाँ पर पहुँच चुका है। अब ये जो सोर्स वाला इलाका था, क्योंकि पता सोर्स है क्योंकि खुराक यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ से ये वाली जगह है, इसके ऊपर वाले इलाके की तरफ खुराक भी इसी से में आ गई, पानी भी इसी में आ गया। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो प्रेशर जनरेट हुआ क्यों, ऑस्मोसिस की मदद से पानी यहाँ पर आया था। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑस्मोटिकली जनरेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो गया है, पानी का प्रेशर जनरेट हो गया है, इसलिए यहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस की मदद से पानी आया, यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया, और इसी तरह नीचे जो है वो पानी कम है, तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा। अब जब यहाँ पर प्रेशर बनेगा तो यहाँ से प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, तो प्रेशर ऐसे दबाएगा इसको, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऐसे, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा प्रेशर की वजह से। तो इस फ्लो को हम बोलेंगे बल्क फ्लो, बल्क फ्लो। अब जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उसके साथ जो खुराक थी, सुक्रोज थी, वो भी ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर अब सारी की सारी खुराक भी आ गई है और सारे का सारा पानी भी आ चुका है यहाँ पर, किस हिस्से के सामने, वो हिस्सा जो किसके मतलब जो सिंक के सामने था। अब यहाँ पर पानी भी है, खुराक भी है, प्रेशर ज़्यादा है, तो सेब के अंदर या इस एप्पल के अंदर या इस सिंक के अंदर तो कम है, इसलिए यहाँ से जो शुगर इस साइड पे आई थी सक्रोज की फॉर्म में, वो ऐसे इस साइड पे चली जाएगी सारी की सारी इस साइड पे। तो जिस तरह यहाँ से इस साइड, यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा से डिफ्यूजन की मदद से इस साइड पे खुराक आई थी, इसी तरह यहाँ पर बिल्कुल वैसे डिफ्यूजन की मदद से इस साइड पे खुराक जाएगी। अब जब यहाँ पर जाएगी, कंपेनियन सेल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, ये वाले कंपेनियन सेल्स हैं। अब कंपेनियन सेल्स के अंदर सारी की सारी खुराक आ चुकी है डिफ्यूजन की मदद से। अब इसी तरह फिर कंपेनियन सेल से फिर इस साइड पे भेजी जाएगी विद द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिस तरह यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से यहाँ पर गई थी, बिल्कुल वैसे यहाँ से यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से खुराक चली जाएगी। तो सारी की सारी अब खुराक कहाँ पर आ गई है, सिंक के पास।
सिंक के पास। तो सिंक के पास अब सारी की सारी खुराक आ गई है, सोर्स के पास जो थी वो अब यहाँ पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमने खुराक को, हमने सुक्रोज़ को, हमने शुगर को सोर्स से सिंक की तरफ भेजा है और यहाँ पर प्रेशर की वजह से ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर था और इस प्रेशर की वजह से खुराक यहाँ से आकर यहाँ आई, फिर यहाँ पर चली गई। अब जब खुराक यहाँ से इस साइड पे चली जाएगी सिंक के पास, तो यहाँ पर तो सारे का सारा पानी बच गया। तो पानी जब बचेगा तो यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पानी जिस तरह इस साइड पे आया था, बिल्कुल उसी नाक से क्या करेगा, पानी उसी मुंह से बिल्कुल पानी ऑस्मोसिस की मदद से वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से खुराक जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाती है। तो इस तरह के मैकेनिज़्म को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, और इसी को आप प्रेशर फ्लो थ्योरी का भी नाम देते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो वो लिखा हुआ पोर्शन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और उसको ऐसे लिख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।